जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 19 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो आप इसे लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026, यानी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव को अमेरिका के द्वारा रखा गया था और इसका समर्थन खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला लिया है कि 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो महिला किसान होती हैं उनकी भूमिका क्या होती है इसको मान्यता देना, यानी कि जो हमारी महिला किसान होती हैं उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए, उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। अब पिछले 2022 से लेकर 2025 तक किसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है, 2024 को कैमलेट्स का वर्ष घोषित किया गया था, 2023 को बाजरा का वर्ष और संवाद के माध्यम से शांति का वर्ष घोषित किया गया था, जबकि 2022 को कांच का वर्ष और बेसिक साइंस का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ष भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग होता है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। उन 6 प्रमुख अंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें 193 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे भारत भी इसका मेंबर है, तो भारत का भी प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी देशों को बराबर मताधिकार दिया गया है, यानी कि सबको वोटिंग का बराबर अधिकार है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसके 80वें सत्र की अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है एनालेना वेरवॉक। ठीक है, और इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा करना, नए सदस्यों को शामिल करना और नीतियां बनाना। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन 2 देशों द्वारा हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। तो 2025 का जो ICC महिला वनडे विश्व कप है इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका में किया जाएगा। देखिए, ये टूर्नामेंट जो है भारत में ही होना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ गई है उससे पाकिस्तान ने भारत आने से मना कर दिया है। इसलिए जो पाकिस्तान के मैच होंगे वो श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे, बाकी मैच इंडिया में ही होंगे। दोस्तों, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की बात करें तो इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन होगा 30 सितंबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। मेजबान कौन होंगे? भारत और श्रीलंका, हाइब्रिड मॉडल के तहत। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि भारत के बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापत्तनम में इस विश्व कप के मैच आयोजित किए जाएंगे और श्रीलंका में होंगे कोलंबो में, जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है, यहाँ पर मैच आयोजित किए जाएंगे। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में ही होंगे, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। भारत 12 साल इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 1978, 1997 और 2013 में भी इस विश्व कप की मेजबानी की है। 2025 वाले विश्व कप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल होगा। आपको ये भी याद रखना है कि ICC महिला वनडे विश्व कप जो है ये पहली बार 1973 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब हम पिछले 5 विजेता डिस्कस करते हैं, यानी 2005 से लेकर के 2022 तक कौन कौन विजेता रहा है इसको देखते हैं। तो देखिए, 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ था, विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उप विजेता इंग्लैंड रहा है।
2017 इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड इसका विजेता था और भारत उप विजेता था। 2013 में भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इसको, वेस्ट इंडीज उप विजेता रहा है। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंग्लैंड ने इसको जीता था, न्यूजीलैंड उप विजेता था। 2005 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत उप विजेता था। देखिए, जो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप है, इसकी सफल टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार इसको जीता है, इंग्लैंड ने 4 बार, न्यूजीलैंड ने 1 बार। यानी कि ये 3 ही टीमें ऐसी हैं जिन्होंने इस विश्व कप को जीता है। ठीक है, बाकी और कोई भी टीम आईसीसी महिला वनडे विश्व कप को नहीं जीत पाई है। अगला क्वेश्चन है, ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है। यह ऑपरेशन इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में शुरू किया गया है। तो देखिए, इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जिसके तहत इजराइल ने ईरान पर रॉकेट से हमला किया था। फिर इसके बाद ईरान ने एक ऑपरेशन शुरू किया और इजराइल पर हमला किया। तो ईरान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का उद्देश्य क्या है? इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य नेताओं की हत्या और परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेना। इजराइल ने पहले कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। दोस्तों, इजराइल ने पहले ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था, जिसके तहत ईरान के 4 परमाणु ठिकानों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया था। यहाँ पर बात हुई है ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई और राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। करेंसी है ईरानी रियाल और यहाँ पर प्रमुख रेगिस्तान है दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत। पड़ोसी देश हैं इसके अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की। ठीक है, ईरान को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है तेहरान। और इजराइल कहाँ है? यहाँ पर इजराइल है। तो इजराइल यहाँ से हमला कर रहा है और ईरान यहाँ से हमला कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया INS अर्नाला क्या है? आंसर हो जाएगा, यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तो भारतीय नौसेना ने INS अर्नाला को अभी हाल ही में शामिल किया है 18 जून 2025 को और इसको विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। दोस्तों, जो INS अर्नाला है यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। इसका नाम जो अर्नाला रखा गया है यह महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। यानी कि महाराष्ट्र में जो अर्नाला किला है उसके नाम पर इसका नाम INS अर्नाला रखा गया है। दोस्तों, INS अर्नाला दुश्मन की पनडुब्बियों की पहचान कर सकता है, उनकी ट्रैकिंग कर सकता है और उनको नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्षमता है INS अर्नाला की। बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, नौसेना के 3 प्रमुख कमान और उनके मुख्यालय डिस्कस करते हैं। तो जो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय है ये मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें भारत की जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, यानी दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन बनी है इंडिगो। इंडिगो साउथ एशिया की सर्वश्रेष्ठ लो कॉस्ट एयरलाइन बन गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाएं। अगर हम दुनिया की टॉप 3 लो कॉस्ट एयरलाइन की बात करें तो इसमें एयर एशिया
पहले स्थान पर है, फिर है स्कूट सिंगापुर की, फिर है इंडिगो भारत की। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा की गई थी। गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है और यह एक लो कॉस्ट कैरियर है, यानी कि कम किराए में हवाई यात्रा सेवा प्रदान करती है। भारत के 80 से ज़्यादा शहरों में इसकी उड़ान चालू है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बात करें तो दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, मस्कट, काठमांडू यहाँ तक इसकी उड़ान होती है। दोस्तों, अभी जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं उसके अनुसार दुनिया के टॉप 5 एयरलाइंस की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है कतर एयरवेज, जो कि कतर की है। सिंगापुर एयरलाइंस, ये सिंगापुर की है। कैथे पैसिफिक, ये हांगकांग की है। अमीरात यूएई की है और ऑल निप्पॉन एयरवेज, ये जापान की है। ठीक है, तो ये है टॉप 5 एयरलाइन दुनिया की। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली बिहार में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जून 2025 में की गई है। तो जो नगर निकाय उपचुनाव होंगे उसके दौरान इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने। यानी कि अब इस वोटिंग प्रणाली के माध्यम से जो मतदाता होंगे वो मोबाइल यानी फ़ोन से घर बैठे वोट डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल पर सुरक्षित होगी और इस वोटिंग प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? दिव्यांग, बुजुर्ग और प्रवासी भारतीयों को वोटिंग की सुविधा देना है। अगला क्वेश्चन है, असम के माकुम कोयला क्षेत्र में कितने मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा इसका 24 मिलियन वर्ष। तो असम के माकुम कोयला क्षेत्र में 24 मिलियन वर्ष पुराने पत्तों की खोज की गई है, यानी कि वहां पर कुछ ऐसी पत्तियां पाई गई हैं जो कि 24 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम में, और क्षेत्र का क्या नाम है? माकुम कोयला क्षेत्र। तो इसकी खोज किसने की है? वीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने। और दोस्तों, ये जो पत्ते वहां पर पाए गए हैं ये कितने पुराने हैं? तो 23 से 24 मिलियन वर्ष पुराने हैं और ये ओलिगोसीन युग के पत्ते बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो खोज की गई है इसमें किस पौधे की पत्तियां मिली हैं? तो नोथोपेगिया नामक पौधे की पत्तियां मिली हैं जो वर्तमान में भारत का जो पश्चिमी घाट है उसमें पाए जाती हैं। यानी कि ये जो पौधा है ये वर्तमान में पश्चिमी घाट में पाया जाता है और इसी की पत्तियां जो हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं? असम में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे प्रोफेसर बीरबल साहनी और इसका काम है प्लांट फॉसिल और प्राचीन जलवायु पर शोध करना। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में कौन सी भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग 2025 में स्मृति मंधाना नंबर 1 बन गई हैं, यानी कि बल्लेबाजों की सूची में वो नंबर 1 पर हैं। यह दूसरी बार है जब वो टॉप पर पहुंची हैं। इससे पहले वो 2019 में भी टॉप पर पहुंची थी। इसके अलावा भारतीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 4 में पहुंची हैं। स्मृति मंधाना की बात करें तो यह 2018, 21 और 22 में आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी थी। 2024 में आईसीसी वोमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है उन्हें 2025 में, और वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है बीसीसीआई अवार्ड 2025 में। ठीक है, तो ये उनको प्रदान किए गए अवार्ड हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ खोली है? अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ खोली है? तो यह मानेसर हरियाणा में खोली है। तो मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। ठीक है, और ये मानेसर कहाँ है? हरियाणा में। दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने।
दोस्तों ये रेलवे साइडिंग क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे साइडिंग की बात की गई थी, तो जो मुख्य रेलवे मार्ग होता है उसके बगल में एक और मार्ग होता है जिसे रेलवे साइडिंग बोला जाता है, जो कि उसकी सहायता के लिए होता है। ठीक है, कभी कोई इमरजेंसी होती है या फिर माल को इधर से उधर ले जाने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये अभी खोला गया है कहाँ पर, मानेसर हरियाणा में। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। और 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। जुलाई 2025 में मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क में जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनने जा रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सूरत के पास 300 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो गया है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा अभी हाल ही में दिया है। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 17 जून 2025 को विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर भारत की जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको ये याद रखना है कि यह परियोजना 1975 में ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी। अब इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत में मगरमच्छ को बचाना। ये जो परियोजना चल रही है भारत में, इसमें भारत सरकार है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP भी इसमें मदद कर रहा है, और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO भी इसमें मदद कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर के इस परियोजना को चला रहे हैं। ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और खारे पानी का मगरमच्छ, ये तीनों प्रजातियां ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। चंबल नदी को सबसे ज़्यादा मगरमच्छों और घड़ियालों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, यानी कि चंबल नदी में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत सरकार की कुछ प्रमुख पर्यावरण परियोजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगोल संरक्षण परियोजना 1970 के दशक में शुरू की गई थी, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, नमामि गंगे मिशन 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में, और राष्ट्रीय हरित कोष 2004 में बनाया गया था, लेकिन सक्रिय रूप से 2009 से इसको शुरू किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक है, उसको लॉन्च कर दिया गया है, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, और इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। और ख़ास बात ये है कि जो हमारा ऐप है उसमें कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर लें समर 600, और GK GS फाउंडेशन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। तो चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? साइप्रस। UNGA ने किस दिन को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? 4 दिसंबर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? अचल। आलियावती लोंग कोमेर को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? उत्तर कोरिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? विशाखापत्तनम। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 सीजन 6 का खिताब किस टीम ने जीता है? जयपुर पैट्रियट्स ने। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया है? रक्षा साइबर एजेंसी ने। मेटा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड किसे बनाया गया है? अरुण श्रीनिवास को। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें डिस्कस करेंगे, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज ने खोजा था, एवोगाद्रो की परिकल्पना एवोगाद्रो ने दी, यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की, टेलीविज़न की J.L. वेयर्ड ने, और लोगेरिथम की जॉन नेपियर ने, विद्युत चालक की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इस्पात गलाने की प्रक्रिया की बेसिमर ने,
कॉस्मिक किरणों की आर ए मिलिकन ने, बुद्धि परीक्षा पद्धति की खोज बिनेट ने की थी, वनस्पति विज्ञान पर अनुसंधान कैकोग्राफ की खोज जे.सी. बोस ने, द्रव ऑक्सीजन की खोज और थर्मस फ्लक्स की खोज डेबर ने की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज किसने की, आइंस्टीन, और रेखा गणित की स्थापना यूक्लिड ने की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण खोजें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो वो हैं सुंदर पिचाई। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सुंदर पिचाई बताया हुआ है। आज आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, इसके अलावा जीके जीएस की ई बुक, ये सभी ई बुक आपको ऐप के ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक अभी कुछ समय पहले लॉन्च की गई है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 और 25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। बाकी आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी ऐप पर ही मिल जाएंगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।